कालदंड की चोरी। जासूस सम्राट रॉबर्ट ब्लेक के खास कमरे का दरवाज़ा बहुत धीरे से खोलकर उनके शिष्य स्मिथ ने दबे पांव प्रवेश किया। कमरा जासूस सम्राट के होठों में धंसे पाइप के धुएं से घटाटोप हो रहा था। स्मिथ ने यह कैफियत देख फौरन ही भांप लिया कि उस्ताद किसी गहन गंभीर मसले पर घनघोर चिंतन कर रहे हैं। जासूस सम्राट रॉबर्ट ब्लेक दरवाजे की ओर पीठ किए बैठे पाइप से लगातार धुआं छोड़ रहे थे। रॉबर्ट ब्लेक ने अपने शिष्य को यह समझा रखा था कि जब उनका पाइप लगातार भकभकाता धुआं छोड़ता हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि उनके विचारों की तूफान मेल दौड़ रही है। ऐसे अवसरों के लिए उनका आदेश था कि चाहे उनके घर में बैक स्ट्रीट में आग लग जाए, मिसेज वार्डल मर जाएं या टाइगर कुत्ते के किसी पैर में मोच आ जाए, तब भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। स्मिथ ने सोचा कि थोड़ी देर बाद फिर आकर वह यमलोक से आने वाली वायरलेस संदेश की सूचना उस्ताद को दे देगा। इधर उसने सोचा, उधर उस्ताद की आवाज़ आई, स्मिथ। जी उस्ताद। यमलोक से वायरलेस मैसेज आया है। उस्ताद के मुंह से यह सुनकर स्मिथ मुंह बाने लगा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बंद कमरे में बैठे बैठे ही जासूस सम्राट को यमलोक की खबर कैसे लग गई। वह हक्का बक्का होकर धुएं भरे कमरे में इधर उधर देखने लगा। कुछ न सूझा तो वह कह उठा, दरवाज़ा खोल दो उस्ताद, धुआं बहुत है। नहीं, इस धुएं में मेरे विचार भरे हैं। यदि धुआं बाहर चला जाएगा तो वह साला सेक्सटन ब्लेक या उसका कमीना शिष्य टिंकर उसे सूंघकर फौरन मेरे विचारों को चुरा लेंगे। मगर उस्ताद, यह आपको कैसे मालूम हो गया कि यमलोक से बुलावा आया है? यमलोक के बुलावे से स्मिथ की सिट्टी यूं ही गुम थी। ऊपर से उस्ताद वह गजब ढा रहे थे। जासूस सम्राट उसकी परेशानी देखकर मुस्कुराए। उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा, परेशान होने की बात नहीं। डाकू सुंदरी अमेलिया की आत्मा इस समय यमलोक में है। उसने मुझे प्लानचेट पर सारी बातें समझाकर कही। कहते कहते रॉबर्ट ब्लेक एक सेकंड के लिए थमे। देखते देखते ही आंखों की पुतलियां मोटर की लाइटों की तरह चमक उठी। त्योरियों में बल पड़ गए। घृणा भरी आवाज में उन्होंने धीरे से कहा, सेक्सटन ब्लेक, शर्लॉक होम्स और इंस्पेक्टर कुट्स को भी बुलाया गया है। और यह हिंदुस्तान भी क्या बेमौके आज़ाद हुआ है। कमबख्त की वहाँ से भी जासूसों को बुलाया है। हिंदुस्तान से किस किस को बुलाया है? एक तो पंडित गोपाल शंकर होंगे, जिनके पब्लिसिटी ऑफिसर बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री हैं, और दूसरे बाबू गोपाल राम गहमरी द्वारा बूस्ट किए हुए सांवल सिंह, जो वहाँ के जासूस सम्राट हैं। जासूस सम्राट ने एक आह भरकर कहा, मगर यह आपका अपमान है उस्ताद। आप यमलोक जाने से इनकार कर दीजिए। जाना ही पड़ेगा स्मिथ, कोई चारा नहीं। अलावा इसके अगर यमराज के चोर को गिरफ्तार कर सका तो लेडी यमराज की सिफारिश से मैं अमर बना दिया जाऊंगा। जासूस सम्राट रॉबर्ट ब्लेक ने आंखों में अमृत की चाहना भरकर कहा, नंबर 19 बेकर स्ट्रीट के दूसरे भाग में रहने वाले दूसरे जासूस सम्राट सेक्सटन ब्लेक के कमरे में बैठे हुए स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर कुट्स और टिंकर भी इसी अमरता के पुरस्कार की चर्चा कर रहे थे। मिस्टर सेक्सटन ब्लेक कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे। इंस्पेक्टर कुट्स ने अपनी तोंद पर दोनों हाथ रखकर बड़े संतोष और शान के साथ कहा, यमलोक पहुंचते ही मैं विद इन नो टाइम चोर को पकड़ लूँगा। अमरता मेरे सिवा और किसको मिलेगी? सेक्सटन ब्लेक के शिष्य टिंकर को यह सुनकर सिर से पैर तक आग लग गई।
गुरु के सामने ही कोई गुरु का अपमान करे, यह शिष्य कैसे सह सकते थे? तब कर बोले, अमरता मेरे गुरुजी के गले में ही जयमाला डालेगी। गुरुजी के सामने आज तक कोई ठहरा है कि अब ठहरेगा? गुरुजी के कारनामों के वर्णनों से सैकड़ों पोथियां भर चुकी हैं। उनका निशाना जब गया तब बेचूक गया, और दुश्मन की गोली जब आई तब इनके कान के पास से सरसराती हुई निकल गई। इंस्पेक्टर कुट्स जमुहाई लेते हुए बोले, हाँ हाँ ठीक है, पर तुम प्राइवेट जासूस सम्राटों से हम लोग ज़्यादा बड़े हैं, और जो खूबियाँ तुमने अपने गुरु में बतलाई हैं वे सब की सब रॉबर्ट ब्लेक में भी हैं। वह भी अपने को जासूस सम्राट कहता है। रॉबर्ट ब्लेक का नाम सुनते ही सेक्सटन ब्लेक का चेहरा सड़े तरबूज सा आधा लुचलुचा आधा लाल भभूका हो गया। जासूस सम्राट तड़प कर बोले, कुट्स, मेरे हर शत्रु का नाम लो, काले चोर का नाम लो, मगर मेरे सामने उस पतित पापी जासूस कुलांगार का नाम न लो, जिसने मेरा आधा नाम, आधा मकान, आधी मिसेस बॉर्डेल, आधा टाइगर कुत्ता और आधी ग्रैंड पैंथर मोटर कार बटा रखी है। इस बार अमर होकर मैं यह प्रमाणित कर दूंगा कि जिस प्रकार जंगल में एक शेर रहता है, उसी प्रकार 19 बेकर स्ट्रीट में एक ही ब्लेक रहता है। जिस समय यमलोक के निमंत्रण पर अमरता के लिए बेकर स्ट्रीट के दोनों जासूस सम्राट पाइप और काली कॉफ़ी पीते हुए अपने कलेजों में होली सुलगा रहे थे, उसी समय मिस्टर शर्लॉक होम्स अपने मित्र डॉक्टर वॉटसन को यमराज के घर की चोरी का हाल सुना रहे थे। 365 गज ऊंची मीनार पर बैठे यमलोक के मुर्गे ने बांग दी। यमराज भवन का पहरा बदला। मुगल सिपाहियों की जगह अंग्रेजी सैनिक आ गए। यमराज के शयन कक्ष के सामने रिसालदार बगलोल खां की जगह कैप्टन डफर पहरा देने आए। रूखी आवाज़ में कहा, बगलोल खां, सुपरवाइजिंग मशीन ने रिकॉर्ड किया है कि तुम 3:59 से लेकर 3:59 59.5 तक सोते रहे। गजब है होम्स, तुमने यहाँ बैठे बैठे इतनी बारीक बातों की श्रृंखला जोड़ ली है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे सामने ही गुजरा हो। डॉक्टर वॉटसन ने कहा। सिगरेट होल्डर में नई सिगरेट लगाते हुए शर्लॉक होम्स बोले, और इन्हीं 4.5 सेकंडों के अंदर यमराज का कालदंड, प्राग ऐतिहासिक काल की ज्वेलरी लेकर तथा यमराज के हाथ पैर और मुंह बांधकर चोर बाहर निकल गया। यमराज को बांधा, ज्वेलरी बांधी, कालदंड बांधा। बाबा रे बाबा, ऐसा कौन सा चोर है जो मौत के राजा को बांधाया? इतनी हिम्मत आखिर किस चोर में है? डॉक्टर वॉटसन को इसी बात पर अचरज हो रहा था। शर्लॉक होम्स विचारों के तान में बंधे कहते ही चले जा रहे थे। 55वें सेकंड पर चोर ने बरामदे में बेहोशी लाने वाली गैस छोड़ी। आधे सेकंड में बगलोल बेहोश हुआ और चोर कमरे में घुसा। उसने यमराज को बेहोश किया, बांधा, तिजोरी की चाबी ली, कालदंड निकाला, ज्वेलरी जेब में रखी। इतने में 1.5 सेकंड बीत गया। यह तुमने कैसे जाना? अरे, बहुत आसान बात है। यमराज की तोंद सांस के साथ साथ बढ़ती है। लेडी यमराज ने बतलाया कि अंगूठे से दबाने पर उनकी तोंद में एक जगह इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है कि उसमें आधा पेग विस्की भर जाती है। इसके माने यह है कि तोंद के उतने भाग में सांस नहीं समाई, और इसी से मैंने यह अनुमान भी लगाया। यमराज की तोंद सांची के स्तूप से 2 इंच छोटी है। उसमें आधे पेग का गड्ढा भरने में एक सही 3/4 सेकंड लगेंगे। बाकी वक्त चोरी करने में लगा। 1 सेकंड में चोर बाहर निकला
और 1.5 सेकंड के अंदर वह चोरी के माल के साथ यमलोक से हवाई जहाज पर निकल भागा। यह तुम कैसे कहते हो कि वह हवाई जहाज से भागा? शर्लॉक होम्स फिर मुस्कुराए, बोले, अनुमान वॉटसन, अनुमान। लेडी यमराज ने बताया कि यमलोक का मुर्गा आज सुबह कुक्कड़ को न बोलकर केवल कुकड़ों पर ही अटक गया। इससे लगता है कि चोर का हवाई जहाज ठीक उसी समय उसके पास से गुजरा जिससे कि मुर्गा कू न कर सका। शाबाश होम्स, तुम अवश्य अमरता लाभ करोगे, डॉक्टर वॉटसन ने प्रसन्न होकर कहा। हाँ दोस्त, चाहता तो यही हूँ, मगर पंडित गोपाल शंकर से डर लगता है। गोपाल शंकर क्या इतना बड़ा जासूस है? जासूस ही नहीं, वह वैज्ञानिक भी है। उन्होंने एक ऐसा एटमी तेल इजाद किया है जिसे बदन पर चुपड़ते ही उनके रोए रोए से दुनिया की खबरें चिपक जाती हैं। फिर उनकी पत्नी रोज प्यार से उनके बदन पर हाथ फेरती है। खबरों के एटम उसकी हथेली में चिपक जाते हैं और पंडित गोपाल शंकर अपनी पत्नी के हाथ से खुर्दबीन से पढ़ लेते हैं। शर्लक होम्स ने कहा। डॉक्टर वॉटसन हिंदुस्तानी वैज्ञानिक के करिश्मे सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। जब उनकी सिगरेट जलते जलते उंगली चलाने लगी तब चौंक कर सिगरेट एस्ट्रे में डालते हुए उन्होंने कहा, अच्छा, मान लो रोज अगर प्यार से हाथ ना फेरें तो खबरें चिपकेंगी? नहीं, मगर यह नामुमकिन है वॉटसन। रोज पंडित जी को बहुत चाहती है। निश्चिंत रहो होम्स, प्रबंध मैं कर लूंगा। लेडी यमराज का वायरलेस पाते ही पंडित गोपाल शंकर अपने कपड़े उतार डाले और खुले बरामदे में लंगोट बांधकर अपने शरीर पर खबरें चिपकाने वाला एटमी तेल मलने लगे। रोज उस समय कमरे में सो रही थी। मालिश करते ही हवा की फरफराहट से उनके रोयों में ब्रह्मांड की खबरें चिपकने लगीं। आज की खबरें बहुत ज्यादा और वजनी थीं। पंडित जी उनका बोझ न संभाल सके, धप से बैठ गए और रोज के जागने तथा प्रेम से उनके शरीर पर हाथ फेरने की प्रतीक्षा करने लगे। और रोज अपने कमरे में सो रही थी, तभी टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, रोज ने आंख बंद किए हुए रिसीवर उठाया। हेलो डार्लिंग गोपाल। जनानी आवाज से पति के लिए सुबह डार्लिंग शब्द सुनकर रोज के इत्ते पित्ते सुलग उठे। उसने चिढ़कर पूछा, तुम कौन हो? उधर से आवाज आई, तुम कौन हो? मेरे शंकर की सेक्रेटरी हो या पत्नी? यह प्रश्न सुनकर रोज का सौतीहा डाह जागा। उस पार का रहस्य जानने की इच्छा से उसने अपने क्रोध को थाम कर कहा, मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। गोपू से कह देना कि अगर वह मुझसे प्यार करते हैं और मेरा भी प्यार चाहते हैं तो उन्हें यमराज की ज्वेलरी मुझे भेंट करनी होगी। कालदंड वे भले ही मेरी उस चुड़ैल सौत रोज को भेंट कर दें। और सुनो, कहना कि लूसी ने तुम्हें उस रात की कसम दिलाई है। रोज ने दांत किटकिटा कर अपनी सौत को गाली दी और टेलीफोन का रिसीवर पटक दिया। इसके बाद तो पलंग छोड़कर सौतमारी रोज देवी सारे घर को सिर पर उठाने लगी। नौकरों से अपना असबाब बांधने को कहा, मुरारी को आलोपी वायुयान निकालने का ऑर्डर दिया। पंडित जी शोर सुनकर खबरों के बोझ से लदे फंदे किसी तरह रेंगते हुए अंदर आए। रोज का गुस्सा देखकर उनके पसीने छूटने लगे। रो में छिपकी खबरें बहने लगी। पंडित जी दोहरी परेशानी में पड़े। घबराकर कहा, रोज, क्या बात है? मुझसे मत बोलो, रोज कमरे से जाने लगी। अरे पर बात क्या है? तुम भाड़ में जाओ। चला जाऊंगा रोज, मगर पहले तुम मेरे शरीर पर प्रेम से हाथ फेर दो। खबरें
चूल्हे में गई खबरें। उसी निगोड़ी से हाथ फिरवाओ जिसे तुम यमराज की ज्वेलरी दोगे। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने कमीने हो गए हो। मैं फौरन क्विट इंडिया करती हूँ। मैं अभी अपने डैडी मम्मी के पास जाती हूँ। अरे पर सुनो तो रोज। अरे रोज। पर रोज ने एक न सुनी। पंडित जी के देखते देखते ही उनका आलोपी वायुयान लेकर इंग्लैंड की ओर उड़ गई। पंडित गोपाल शंकर हाय मार कर रह गए। यमराज भवन में चोरी हुई। चोर स्वयं यमराज को गठरी की तरह बांध गया। यह समाचार सारे देवी देवताओं में बिजली सा दौड़ गया। कालदंड के चोरी चले जाने से देवताओं की सारी शक्ति भी चली गई। यम के कालदंड के भय से ही लोग देवी देवताओं की मनौतियां करते थे। जब मरने का डर ही नहीं रहा, तब लोगों के लिए देवी देवता ठेंगे पर हो गए। जैसे हिंदुस्तान के हाथ से निकल जाने के कारण ब्रिटेन, जवानी के दिन निकल जाने से फिल्म स्टार और असेंबली की सीट निकल जाने से बहुत से नेता दरिद्र हो गए, उसी प्रकार कालदंड चोरी चले जाने से देवताओं के लिए भी भूखों मरने की नौबत आने वाली थी। देवलोक के कॉफ़ी हाउसों में, पाठशालाओं में, नंदन कानन में, अप्सराओं की अटारियों पर बस इसी घटना की चर्चा थी। उधर पृथ्वी पर यह हाल हुआ कि फांसी के फंदों में अपराधी झूलते ही रहे मगर मर ना पाए। डकैती खूनियों के बंदूक, छुरे, भाले बेकार हलकान हो गए मगर कोई मर ही ना सका। जब बिल्लियों के पेटों में पहुंचकर चूहे जिंदा उछल कूद मचाने लगे, तो जो देश दूसरे देशों के साथ तोप, टैंक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि बमों का स्टॉक खाली करने का जोम रखते थे, वे अपने अपने तहखानों में छिपे युद्ध के साथ सामान लेकर कैसे परेशान होंगे, पाठक स्वयं इसका अनुमान कर सकते हैं। देवता इंद्र के नेतृत्व में एक डेपुटेशन लेकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी बेरुखी दिखाते हुए बोले, मैं कुछ नहीं जानता। और भी कभी आते हैं अपने सृजनहार के पास? विष्णु की खुशामद में आप लोग दिन रात लगे रहते हैं, जाइए वहीं, वरना मैं चार मुंहों से इतनी खरी खरी सुनाऊंगा कि आप लोगों की सारी देवतागिरी धूल में मिलकर रह जाएगी। देवता लज्जित और अपमानित होकर बैकुंठ गए। वहां पता लगा कि विष्णुदेव महादेव से मिलने के लिए कैलाश गए हैं और मिसेज लक्ष्मी मिसेज पार्वती को लेकर मिसेज यमराज के आंसू पोंछने गई हैं। इंद्र ने शची देवी को फोन किया कि फौरन यमलोक पहुंच जाओ। यमराज भवन में कई ब्रह्मांडों से दनादन तार, टेलीफोन, वायरलेस संदेशों का क्यू लगा हुआ था। मिसेस लक्ष्मी, मिसेस पार्वती, मिसेस शची सभी यमराज के शयन कक्ष के दरवाजे पर खड़ी खड़ी सहानुभूति प्रदर्शित कर रही थी। श्री यमराज के हाथ, पैर और मुंह कसकर बंधे हुए थे और वे गठरी की तरह अपने पलंग पर इधर उधर हिलने डुलने का अथक प्रयत्न कर रहे थे। मिसेस यमराज ने बरसते हुए कहा, ज्यादा हिलो डुलो मत डार्लिंग, थोड़ी देर और संतोष से काम लो। हाय हाय, पुअर यमराज, बेचारे कैसे सब्र से काम लें, इतनी देर से तो बंधे पड़े हैं। तो मैं क्या करूं लक्ष्मी, तुम ही बतलाओ। जब तक इंस्पेक्टर कुट्स ना आ जाएं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज ना हो जाए, तब तक इस कमरे की किसी वस्तु को इधर उधर करना उचित ना होगा, मिसेज यम ने कहा। पर क्या बात है जो अभी तक जासूस लोग नहीं आए? मुंशी चित्रगुप्त से पूछो, उनके पास कोई मैसेज आया? मुंशी जी कहते हैं कि वे सबकी था पा जाते हैं, पर जासूस और कवियों की था उन्हें नहीं मिलती। पर यह तो गजब है, बेचारे मिस्टर यमराज कब तक यूं ही बंधे रहेंगे? हाय हाय, सच कहती हूँ पार्वती, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। अभी तक बेचारे को एक प्याला चाय भी नसीब नहीं हुई। अरे तो यहाँ किसने चाय पी है? सुबह ही तो मिसेज यम का फ़ोन आया, मैं वैसे ही तैयार हुई।
आजकल हमारे यहाँ कोई सवारी नहीं है। शंकर का बैल हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ने गया है। बड़ी परेशानी थी। मिसेज पार्वती की बात पूरी भी न होने पाई कि इतने में विष्णु, इंद्र और शंकर आते दिखलाई पड़े। शंकर कह रहे थे, भाई जब इतने बड़े बड़े जासूसों का पता ठिकाना गुम हो गया तब चोर बहुत शातिर होगा। मैं समझता हूँ कि महारानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह के अय्यार देवी सिंह को फौरन बुलवाया जाए। वे पता तो लगाएं आखिर बात क्या है। सबको ही यह राय जच गई। इंस्पेक्टर कुट्स स्कॉटलैंड यार्ड की टुकड़ी लेकर यमलोक के लिए रवाना हुए। रास्ते में जासूस सामल सिंह और इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर ने उन्हें जाते देखा। कुट्स, इंस्पेक्टर सरवर ने कहा। सामल सिंह उसे देखते ही बोले, यार अगर यह पहुंच गया तो मेरा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ऐसी चोरी सुंदर जुमेलिया के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता, और जुमेलिया अगर इसके हाथों पड़ गई तो हाय, अगर जुमेलिया को फांसी हो गई तो मैं कैसे जीऊंगा सरवर। तुम जानते हो मुझे उनसे मन ही मन प्यार है। मोहम्मद सरवर बोले, भाड़ में गया तुम्हारा प्यार, यहाँ मेरी तरक्की पर आँच आ रही है। इंस्पेक्टर कुट्स ने अगर पता लगा लिया तो फिर इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर को कौन पूछेगा। सामल सिंह, किसी जुगत से इस साले को रोको। जासूस सम्राट सामल सिंह ने फौरन ही अपनी मानसिक प्रेयसी जुमेलिया का भेष बनाया और इंस्पेक्टर कुट्स की कार के एक फरलांग आगे सड़क किनारे पुलिया पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। हाय मेरे अल्लाह, हाय मैं क्या करूं, हाय इंस्पेक्टर कुट्स तुम कहाँ हो। इंस्पेक्टर कुट्स फौरन गाड़ी से उतर पड़े। वेल, तुम कौन है। अरे मैं जुमेलिया। कौन, डाकू सुंदरी जुमेलिया। ओह, तुम्हारा जासूस सावन सिंह और मनमट सरवर कहाँ गया। भाड़ में गया। ऐ मुए, तू कौन है। तू मुझे जल्दी से इंस्पेक्टर कुट्स का पता बता दे, मैं अपने कुट्स के पास जाऊंगी। इंस्पेक्टर कुट्स यह सुनकर मगन हो गए। उसका हाथ पकड़कर बोले, वेल प्यारी, हम इंस्पेक्टर कुट्स। हाय। हाय अल्लाह, तुम ही कट्टू हो। तो कट्टू सुनो, यह चोरी खुद सेक्सटन ब्लेक ने कराई है। वह मुझ पर मरता है लेकिन मैं तुम पर मरती हूँ। सेक्सटन ब्लेक यमराज की ज्वेलरी मुझे प्रेजेंट करने आया था। सेक्सटन ब्लेक का नाम सुनकर कुछ सोच में पड़ गए। जुमेलिया के रूप में सामल सिंह अपना प्यार जताने के लिए धीरे धीरे कुट्स की तोंद सहलाते रहे। कुट्स बोले, प्यारी सुंदरी जुमेलिया, जब से सुंदरी अमेलिया यमलोक गई तब से रॉबर्ट ब्लेक तुम पर मरता था। बोलता था कि हम सामल सिंह को टेम्स में डुबाकर जुमेलिया को अपना बनाएगा, पर तुम बोलता कि सेक्सटन भी तुम पर मरता है और तुम हम पर मरता है। तुमको हम विस्की पिलाएगा। इंस्पेक्टर कुट्स ने जुमेलिया का हाथ पकड़ा और सामने दिखलाई पड़ने वाले खंडहर की तरफ चले। रॉबर्ट ब्लेक अपनी ग्रे पैंथर कार पर सर्राते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने दूर से देखा कि इंस्पेक्टर कुट्स जुमेलिया का हाथ पकड़े चले जा रहे हैं। देखकर इत्ते पत्ते जल गए। वे चट से सामल सिंह का मेकअप करने लगे। दौड़कर उन्होंने कुट्स को सामने से पिस्तौल दिखलाई। हैंड्स अप। सामल सिंह बने रॉबर्ट ब्लेक को देखकर जुमेलिया बने सामल सिंह को विश्वास हो गया कि यही ब्लैक है। जलन के मारे उनका बुरा हाल हो गया। उन्होंने तुनुक कर कहा, सांवले, मैं अब गोरे साहब की हो गई, तुझे छोड़ती हूँ। ब्लेक ने कहा, सुंदरी, अगर गोरे की चाह है तो जासूस सम्राट रॉबर्ट ब्लैक की बनो। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। इस कुट्स को तो मैं अभी कूट कर धरे देता हूँ। दोनों में मारपीट होने लगी। जुमेलिया बना हुआ सामल सिंह भाग गया।
शंकर जी की आज्ञा से अपने अय्यारी के बटुए में 5 सेर मेवा रखकर देवी सिंह अय्यार चले। इंग्लैंड पहुंचकर एक खंडहर के पास कुआं देख उन्होंने स्नान और संध्या वंदन किया। फिर मेवा खाकर अपने अय्यारी के बटुए से रंग रोगन निकाल अंग्रेज का रूप बनाया। अय्यार देवी सिंह जब अपना बटुआ समेट रहे थे तभी शोर सुनाई पड़ा। पास में कोई पेड़ न था। फिर भी अय्यार देवी सिंह एक पेड़ की कल्पना करके उस पर चढ़ गए तथा छिपकर कुट्स और रॉबर्ट ब्लैक की लड़ाई देखने लगे। देखते देखते वे उनके बीच में कूद पड़े। दोनों की मुश्किल बेहोशी की दवा सुंघा दी। कुट्स और रॉबर्ट ब्लैक की गठरी बांधकर उन्हें खंडहर के एक आले में रखकर वे उस औरत की तलाश में चले जिसके कारण यह झगड़ा हुआ था। लेकिन लंदन की बस ट्राम भरी सड़कों, सुरंग में चलती रेलों और बिजली का तिलिस्म अपने चारों ओर फैला देखकर उन्होंने कहा कि यह हमारी पुरानी अय्यारी चाल का तिलिस्म नहीं है। यहाँ हम किस किस शत्रु की गठरी बांधते फिरेंगे। हे बोले बाबा, यहाँ अब कुएं भी नहीं हैं जो हम संध्या वंदन कर सकें। हम अपने यश को जस का तस बनाए रखकर स्वर्ग जाते हैं। अपने मार्ग के 2 कांटे दूर कर सांवल सिंह यमराज के चोर की तलाश में चीनी फांगफू के अफीम के अड्डे की ओर चले। सेक्सटन ब्लेक उस समय लिंग लिंग लुंग बने फांगफू के अड्डे में अफीम घोलने का नाटक कर रहे थे। सुंदरी जुमेलिया जब से हिंदुस्तान छोड़कर आई तब से फांगफू के अड्डे की साझेदारी बन गई थी। जुमेलिया लिंग लिंग लुंग को अफीम घोलने के लिए गुलाब जल दे रही थी। सांवल सिंह ने चट से भारतीय धोबी का बेस धरकर अड्डे के दरवाजे पर गाना शुरू किया। घर आजा धोबिनिया हमार, गधा रेंकत बाटे। अपने देश का गाना सुनकर जुमेलिया के कान खड़े हुए। चुपचाप बहाना करके देखने आई। सांवल सिंह से कहा, मैं पहचान गई सांवले। लिंग लिंग चुंग बने सेक्सटन ब्लेक ने छिपाकर पीछा किया। दरवाजे के पास छिपने की जगह न थी। बहुत ढूंढने पर देखा कि दरवाजे के कब्जे का एक पेंच नदारद था। सेक्सटन ब्लेक उसी के छेद में घुसकर सुनने लगे। सांवल सिंह ने कहा, जुमेलिया, अब आंख मिचौनी से काम न चलेगा। या तो तुम जासूस बन जाओ या मैं डाकू बन जाऊं। अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जुमेलिया बोली, यमराज के घर से मिलने वाली अमरता में अगर मेरा भी साझा बटाओ तो डकैती छोड़ दो। अरे जुमेलो, तेरे बिना अमरता ससुरी मेरे किस काम की। एक पान के 2 टुकड़े करके खाएंगे। तो सुनो, इस अड्डे में अभी चीनी आया है। उसका नाम लिंग लिंग लुंग है। कहता था जौहरी का धंधा करता है। मुझे तो उस पर शक है। कब्जे की सिंध में से सेक्सटन ब्लेक चुपचाप कान लगाकर सुन रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद जुमेलिया और सांवल सिंह अंदर के कमरे में चले गए। सेक्सटन ब्लेक फौरन सिंध में से रेंगकर बाहर निकले और दीवारों में कोने पैदा करते हुए जुमेलिया और सांवल सिंह का पीछा करने लगे। पहले कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाले चले जा रहे थे और कोई इंडियन डुएट गा रहे थे। सेक्सटन ने दूसरे कमरे में पीछा किया तो ये लोग बाईं ओर चले गए। सेक्सटन ब्लेक ने आगे बढ़कर देखा तो इन दोनों का कहीं भी पता न था। हाँ, बाईं ओर के पर्दे की आड़ से टिंकर जरूर झांकता दिखाई दिया। उसने धीरे से कहा, गुरुजी इधर आइए। सेक्सटन ब्लेक टिंकर के साथ साथ चले। एक मीनार की चक्करदार सीढ़ियों पर कभी ऊपर चढ़कर और कभी नीचे उतरकर टिंकर अपने गुरु को एक ऐसी जगह ले गया जहाँ से नीचे गोल कमरे में मसनद पर बैठे हुए सांवल सिंह और जुमेलिया बातें करते हुए दिखलाई दे रहे थे।
सेक्सटन ब्लेक ने अपनी जेब से ध्वनि पकड़ यंत्र निकालकर एरियल ऊंचा किया और हेडफोन तथा दूरबीन लगा देखने सुनने लगे। सांवल सिंह कह रहा था, यमराज का कालदंड आखिर किस मतलब से चुराया गया होगा? भाई, उस डंडे को चुराने का मतलब साफ है, कोई दूसरी पार्टी का आदमी यमराज बनना चाहता है। मगर सवाल तो यह है कि उसने पुरानी ज्वेलरी ही क्यों चुराई? नई ज्वेलरी भी तो वहाँ कई अरब की रखी थी, उसे क्यों न छुआ? जुमेलिया ने अपनी गुलाब के लटकन से खेलते हुए कहा। सांवल सिंह बोले, जुमेलिया, काम तो तब बने जब यमराज के चोर को हम लोग ही पकड़े। हमें एक तरफ चोर को पकड़ना है, दूसरी तरफ उन जासूसों को भी चक्कर में डालना है जो अमरता के लालच में हमारी राह के रोड़े बन रहे हैं। जुमेलिया बोली, जिसने पुरानी ज्वेलरी पर नज़र रखी है उसने कालदंड को भी क्यूरियो का सामान समझकर ही उठाया है। हो न हो चोर कोई क्यूरियो डीलर है। ऊपर झरोखे में बैठे सुनते हुए सेक्सन ब्लैक ने कहा, औरत होशियार है। टिंकर, तुम घर जाकर दुनिया के क्यूरियो डीलरों वाली फाइल निकालो, मैं आता हूँ। आप मार्ग पहचानते हैं ना गुरुजी? मैं तेरे ऐसों का मार्गदर्शक हूँ, जा। टिंकर चला गया। सेक्सटन ब्लेक फिर नीचे होने वाली बातें सुनने लगे। सांवल बोला, रॉबर्ट ब्लैक के फंदे में कभी न फंसना जुमेलिया, वह बड़ा दुष्ट है। जुमेलिया बोली, रॉबर्ट ब्लैक भला मेरी ओर नज़र उठा के भी देखेंगे जो मैं उनके फंदे में फंसूंगी? वह तो अमेलिया के आशिक हैं। अरे वह बड़ा कमीना है। इंस्पेक्टर कुट्स कहता था कि जब से अमेलिया मरी तब से वह तुम्हारी तलाश कर रहा है। अगर तुम उसे मिल गई तो वह सारी अमरता आप ले जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं देगा जुमेलो, तुम बड़ी भोली हो। जुमेलिया पल भर गंभीर बनी रही, फिर बोली, लाख भोली हूँ, मगर सांवले, जिसे मैं चाहती हूँ उसकी राह से हर रोड़े को हटा दूंगी। खैर होगा। वैसे रॉबर्ट ब्लैक आजकल हैं कहाँ? सांवल सिंह हंसकर बोले, मैं और मोहम्मद सरवर आ रहे थे, कुट्स को यमलोक जाते देखा। मैंने उसे रोकने के लिए तुम्हारा भेष बनाया। वह मुझ पर, यानी दरअसल तुम पर रीछ कर पुलिस की मोटर छोड़कर मेरे साथ विस्की पीने एक खंडहर में आया। इसी वक्त रॉबर्ट ब्लैक ने देखा। मुझे असली जुमेलिया समझकर वह मेरा रूप धर कर आया और कुट्स से लड़ने लगा। मैं भाग आया। मेरा विश्वास है कि एक दूसरे के हाथों वे मर चुके होंगे। शायद रॉबर्ट ब्लैक बच भी गया हो। वैसे वह पाजी कितना भी हो, मगर काम का होशियार है। लेकिन तुम्हारा यह सेक्सटन ब्लैक तो भोंदू है, एकदम भोंदू। अपनी बुराई और रॉबर्ट ब्लैक की बड़ाई सुनकर सेक्सटन ब्लैक इतने घुटे और तपे कि सर्दी गर्मी से छींकें आ गईं। जुमेलिया और सांवल सिंह ने ऊपर देखा। सांवल सिंह घबराए, लेकिन जुमेलिया ने बैठे बैठे ही तख्त के पाए में लगा एक बटन दबाया। ऊपर झरोखे वाली दीवार दरवाजे की तरह खुल गई और एक बड़े से पिंजरे में लिंग लिंग लुंग बने सेक्सटन ब्लैक बंद होकर नीचे उतरने लगे। उन्हें देखकर जुमेलिया ने कहा, लिंग लिंग लुंग, मुझे पहले ही से शक था कि तुम सेक्सटन ब्लैक हो। खैर, खूब पकड़ाई में आए। मैं अब डकैती जीवन छोड़कर जासूस की पत्नी बनने जा रही हूँ, इसलिए जो मेरे होने वाले पति की अमरता के आड़े आएगा उसे टेम्स नदी के तल में पहुँचा दूंगी। सांवले, तू तनिक पिंजरे के पास खड़ा हो जा, इस बंदर के साथ तेरी फोटो लूंगी। सांवल सिंह यह सुनकर फूले न समाये। कमरे में टंगा हंटर से वे पिंजरे पर हाथ टेक कर शान के साथ खड़े हुए। जुमेलिया तख्त से उठी। सांवल सिंह बोला,
रेडी बोलकर फ़ोटो खींचना सुमेलिया, मैं ज़रा मूछें तिलोड़ लूँ। बात खत्म भी न होने पाई थी कि सुमेलिया की दीवार का बटन दबाते ही पिंजरे का पल्ला खुल गया और हाथ में हंटर लिए मूछें तिलोड़ते जासूस सम्राट सांवल सिंह जासूस सम्राट सेक्सटन ब्लैक की गोद में जा गिरे। जुमेलिया ठहाका मारकर हंस पड़ी। सांवल सिंह रोने लगे। जुमेलिया बोली, तू समझता था कि मैं तुझसे शादी करूंगी? भोंदूमल, मैं रॉबर्ट ब्लेक पर आशिक होकर इंग्लैंड आई थी, मगर अपनी सौत डाकू सुंदरी अमेलिया के कारण मेरी दाल न गल सकी। मगर अब जबकि खुद तुमसे ही मुझे मालूम हो गया कि मेरा रॉबर्ट मुझे प्यार करता है, तो मैं किसी की परवाह नहीं करती। मेरे रॉबर्टी के दोनों दुश्मन अब टेम्स नदी के मगरमच्छों के पेट में जाते हैं। यह देखो। जुमेलिया ने दीवार का दूसरा बटन दबाया। कमरे का फर्श फट गया। सांवल सिंह और सेक्सटन ब्लैक चीख उठे, मगर वैसे ही नीचे से आवाज आई, घबराओ मत, मैंने टेम्स नदी को रेगिस्तान बना दिया है। कहते हुए महान वैज्ञानिक पंडित गोपाल शंकर फर्श के नीचे से ऊपर आए। उन्हें देखते ही डाकू सुंदरी जुमेलिया ने दांतों तले उंगली दबाई। कहा, हाय अल्लाह, गोपाल शंकर! और इतनी तेजी से भागी कि बिजलियां पीछे छूट गईं। पंडित गोपाल शंकर बोले, खैर जाने दो, मैं इस वक्त जुमेलिया की चिंता नहीं करूंगा। सेक्सटन ब्लैक ने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर शंकर, मैं आपकी पत्नी रोज़ के बाप कैमिल का साला हूँ, मुझे इस पिंजरे से निकाल दीजिए। सांवल सिंह ने कहा, दद्दू पाए लागी, पिंजरा खोल दो तो लपक के चरण छू लूँ तुम्हारे। नदी को रेगिस्तान बना दिया, धन्य हो, धन्य हो, पुनः पुनः। अबे, मैं कोई कविता पढ़ रहा हूँ जो पुनः पुनः चिल्लाता है? अच्छा खामोश, मैं ज़रा मुरारी से बात करूँगा। यह कहकर पंडित गोपाल शंकर ने अपनी जेब से अपना इजाद किया हुआ नाखूनी वायरलेस निकाला और उसके बटन घुमाकर कहा, हेलो हेलो, हाँ मुरारी। अरे गुरुजी, आप कहाँ हैं? अपनी ससुराल के देश से बोल रहा हूँ। पंडित गोपाल शंकर मुस्कुराया। आप वहाँ पहुँचे कैसे गुरुजी? अलोपी वाइवान तो गुरु आइन जी ले गई थी। मुरारी, तुम्हें याद होगा कि मैंने केशव जी की मृत्यु किरण मशीन से प्रेरणा लेकर जीवन किरण मशीन बनाई थी। रोज़ के यहाँ चले आने पर मैंने तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए एंगल साध कर मृत्यु किरण की हरी रोशनी और जीवन किरण की लाल रोशनी एक साथ मिलाकर लंदन नगर पर फोकस की और उन दोनों किरणों पर सवार हो गया। ऐसा क्यों किया गुरुजी? हिंदुस्तान के आगरा शहर से मुरारी की आवाज़ आई। तुम अभी कुंवारे हो, समझ नहीं सकोगे बेटा, फिर भी भविष्य के लिए तुम्हें बतलाता हूँ। रोज़ के विरह से मेरा दिल मरुभूमि बन गया था, लेकिन दिमाग में यह जानने की तड़प थी किस शत्रु ने मेरे और रोज़ के बीच में शंका बोई है। इस प्रकार मैं जीवन और मृत्यु के बीच में था और इसीलिए जब उन किरणों ने मुझे लंदन फेंका तो यह अकस्मात था कि मैं टेम्स नदी में गिरा। नदी रेगिस्तान हो गई और मैं उसमें सुरंग खोदता हुआ जुमेलिया के अड्डे में निकल आया। अब तुम एक काम करो मुरारी, मृत्यु किरण को फोकस करके नंबर 19 बेकर स्ट्रीट पर फेंको। उस घर की ज़मीन पर मैं अपनी अमरता का स्मारक बनवाऊंगा। अब मैं रोज़ के घर जाता हूँ। जेब में एटमी तेल की शीशी लाया हूँ, ससुराल में मालिश कर वहीं रोज़ से हाथ फिरवाऊंगा। कहकर पंडित गोपाल शंकर ने वायरलेस जेब में रखा और चल दिए। 19 बेकर स्ट्रीट पर मृत्यु किरण पड़ने का समाचार सुनकर सेक्सटन ब्लेक बेहोश हो गए थे, परंतु जब जासूस सम्राट सांवल सिंह ने उन्हें डांटा, कैसे जासूस सम्राट हो जो बिना सोचे विचारे ही बेहोश होने लगे,
अरे जब कालदंड की चोरी चला गया तो मृत्यु किरण क्या करेगी? अधिक से अधिक घर को रेगिस्तान बना देगी। सो उस साले रॉबर्ट ब्लैक का घर रेगिस्तान बने तो अच्छा ही है, जिसने मेरी जुमेलिया को छीनकर मेरा घर उजाड़ा है। सांवल सिंह हिचकियां बांध बांध कर रोने लगा। सेक्सटन ब्लेक ने गंभीर चिंतन करते करते अपनी लिंग लिंग लुंग वाली दाढ़ी नोचकर जेब में रख ली। रॉबर्ट ब्लेक की तलाश में दौड़ती हुई जुमेलिया जब खंडहर के आले तक पहुंची तो देखा कि वहां कोई नहीं था। खंडहर में चारों ओर इधर उधर ढूंढते हुए उसे एक जगह थर्मस से चाय निकालकर पीते हुए शर्लक होम्स बैठे मिले। अपने पीछे आहट सुन उन्होंने बिना मुड़े ही पुकारा, आइए देवी जी। आपने बिना देखे कैसे जान लिया कि एक औरत आ रही है? जुमेलिया ने पास आकर पूछा। मामूली सी बात है, तुम्हारे कलेजे की धड़कन इसी स्पीड से हो रही है और तुम अफीम के अड्डे से भागी चली आ रही हो। तुम्हें बेचैनी है, तुम्हें डर है। हाय अल्लाह, तुम जादूगर हो? कौन हो? मैं शर्लक होम्स हूँ। ओह, महान जासूस शर्लक होम्स। मैं डाकू सुंदरी जुमेलिया हूँ। मैंने आपका नाम तो सुना था, मगर मैं समझती थी कि रॉबर्ट ब्लेक से बढ़कर चतुर जासूस और कोई नहीं। रॉबर्ट ब्लेक पुरानी चाल का जासूस है। जिस काम के लिए वह मेकअप कर सुराग की फिराक में इधर उधर भटकता है, उस काम को मैं अनुमान से सिद्ध करता हूँ। शर्लक होम्स की यह बात सुनते ही जुमेलिया को ऐसा लगा मानो कुएं की मेट की दरिया पार गई है। रॉबर्ट ब्लेक उसके मन से उतरने लगे। उसने उत्साह से पूछा, अच्छा, यमराज के चोर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं यही सोच रहा हूँ जुमेलिया कि कालदंड के साथ जिसने नई और कई गुना अधिक मूल्यवान जवाहरात के बजाय थोड़ी सी पुरानी ज्वेलरी चुरा ले जाना पसंद किया, वह चोर धन का लोभी तो हो ही नहीं सकता। ठीक बात, मैं भी यही सोचती हूँ, जुमेलिया ने उत्साह से कहा। शर्लक होम्स ने उस पर एक पैनी नज़र डालकर कहा, और क्या सोचती हो? जुमेलिया बोली, मेरा ख्याल है कि चोर किसी म्यूजियम का क्यूरेटर होगा। शर्लक होम्स बोले, नहीं, मेरा ख्याल है किसी मदारी ने चुराया है। मगर मदारी ज्वेलरी क्यों चुराता? और क्यूरेटर कालदंड म्यूजियम में रखता तो अब तक चोरी न खुल जाती। ठीक है, हम प्यारे तुम प्यारी, हमारा अनुमान ठीक है। चोरी मदारी और क्यूरेटर ने मिलकर की है। इतना तो हल हुआ, अब आओ पता लगाएं। रॉबर्ट ब्लेक और इंस्पेक्टर कुड्स जब आले में बंधे हुए पड़े थे, तब स्मिथ टाइगर को लेकर उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। कुड्स जिस गठरी में बंधे थे उसे टाइगर ने लात मारकर लुढ़का दिया। खंडहर के नीचे 1 मील की ढाल थी। कुड्स की गठरी फुटबॉल से लुढ़कती चली गई। जब चौराहे के पुलिसमैन ने उन्हें खोलकर निकाला तो शर्म के मारे उन्हें होश आ गया। उधर रॉबर्ट ब्लैक ने सांवल सिंह का मेकअप ऐसा गजब का किया था कि स्मिथ तो पहचान न पाया, मगर टाइगर ने मुंह चाट चाट कर अपने मालिक का मेकअप छुटा दिया। तब स्मिथ रोकर बोला, हाय उस्ताद, आपकी यह हालत? रॉबर्ट ब्लैक बोले, ग्रे पैंथर में पेट्रोल अगर कम हो गया हो तो मेरे सिगरेट लाइटर से उड़ेल लो और फौरन गाड़ी स्टार्ट करो। हमें फौरन फांगफू और जुमेलिया के अड्डे पर चलना है। रॉबर्ट ब्लैक की गाड़ी जाते देखकर इंस्पेक्टर कुड्स चिल्लाए, चोर चोर, पीछा करो। ग्रे पैंथर और पुलिस की गाड़ी में रेस होने लगी। ग्रे पैंथर ने ट्रफेलगर स्क्वायर का चक्कर काटा और हाइड पार्क के फाटक में घुसकर बकिंगहम पैलेस के दूसरे फाटक से निकल भागी। कुड्स की मोटर को चौराहे के पुलिसमैन से ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए रोक लिया।
ग्रे पैंथर फांगफू के अड्डे पर पहुंच गई। रॉबर्ट ब्लैक बेताबी से अपनी जुमेलिया को खोजने लगे। एक कमरे में उन्होंने सेक्सटन ब्लैक और सांवल सिंह को पिंजरे में देखा। ब्लैक बड़े प्रसन्न हुए और हंसने लगे। सांवल सिंह ने चिढ़कर अपने रकीब पर गोली चलाई, पर वह रॉबर्ट ब्लैक के कान के पास से सरसराती निकल गई। रॉबर्ट ने भी चिढ़कर गोली चलाई, वह सांवल सिंह के कान के पास से निकल गई। इस गोली कांड से तीसरे जासूस सम्राट सेक्सटन ब्लैक भला अछूते कैसे बच सकते थे? परंतु तीनों जासूस सम्राट थे, इसलिए उनकी गोलियां केवल एक दूसरे के कानों के पास सरासर कर निकलती रही। अफीम के अड्डे वाले फांगफू ने जब यह सरगर्म तमाशा देखा तो मोहल्ले में डुग्गी पिटवाकर इकन्नी टिकट लगा दिया। इतने में एक तरफ से इंस्पेक्टर कुट्स और दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर भी आ पहुंचे। वहां के हालचाल देखकर कुट्स ने सरवर से कान में कहा, देखो जी, हम लोग सरकारी अफसर हैं, इस गोलीबारी से अलग रहने में ही हमारी शोभा है। मोहम्मद सरवर ने कहा, मैं पुलिस पदक जीत चुका हूँ, इसलिए यहाँ से भागने में किरकिरी होगी। आओ हम लोग भीड़ का इंतज़ाम करने लगे। कुट्स ने कहा, ठीक है, आगे गोलियां चल रही हैं, हम लोग पीछे की भीड़ का प्रबंध करेंगे। बड़ी देर तक गोलियां चलती रहीं। जनता मारो मारो करती हुई जासूसों को बढ़ावा देती रही, पर तीनों सम्राटों से कोई भी न मरा तो जनता ऊब कर यह कहने लगी कि ये ससुरे जालिए हैं, इन्होंने हमारे पैसे ठग लिए हैं। भीड़ का क्रोध देखकर फांगफू टिकट की रकम लेकर भाग गया। इंस्पेक्टर कुट्स को प्राइवेट जासूसों से बदला लेने का यह अच्छा अवसर मिला। उन्होंने फौरन सीटी बजाई। पुलिस आ गई और तीनों जासूस सम्राटों को आत्महत्या करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। ससुराल पहुंचने पर पंडित गोपाल शंकर ने देखा कि उनके सास ससुर उन पर दगाबाजी का मुकदमा ठोकने के लिए वकील से सलाह ले रहे थे। पंडित जी को देखते ही उन्होंने घर के दरवाजे बंद कर लिए। सास गालियां देने लगी, ससुर पुलिस में रपट लिखाने की धमकियां देने लगे। वकील साहब ने कहा कि अगर तुम अपना आलोपी वायुयान मिस्टर कैमल के नाम लिख दो तो समझौता करा दूं। पंडित गोपाल शंकर आंखों में आंसू लाकर बोले, वकील साहब, जी चाहे तो 4 जूते मार लीजिए, पर मेरे और रोज के प्रेम का अनादर मत कीजिए। न जाने किस शत्रु ने मेरे खिलाफ रोज को भड़का दिया है। यदि कालदंड चोरी न चला गया होता तो मैं अभी ही मरकर अपने अमर प्रेम का प्रमाण दे देता। लाइए कागज, मैं अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद रोज के नाम लिख देता हूँ, लेकिन ससुर को हवाई जहाज नहीं दूंगा। हमारे यहाँ ससुर का माल दामाद तो चाट सकता है, लेकिन दामाद का माल ससुर नहीं लूट सकता। मैं भारतीय संस्कृति के खिलाफ नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही रोज माँ बाप के मना करने पर भी बाहर निकल आई और कहा, रो मत गोपू, लाओ तेल निकालो, मैं अभी तुम्हारे शरीर पर मालिश करूंगी। पंडित गोपाल शंकर एटमी तेल की शीशी रोज के हाथ में दे अपने कपड़े उतार लंगोट कसने लगे। तीर की तरह सनसनाती ठंडी हवा के झोंकों में ब्रह्मांड की खबरें दौड़ी चली आ रही थीं। वे खबरें पंडित जी के रोम रंध्रों में रोज के प्रेम की एटॉमिक शक्ति से प्रविष्ट होकर उनके नेत्रों में वह नैसर्गिक पैंतनापन भर रही थी जिसके बिना वे अपनी इजाद की हुई खुर्दबीन में भी एटमी तेल से चिपकी हुई खबरें नहीं पढ़ सकते थे। खबरों के नशे में थोड़ी देर बाद ही पंडित गोपाल शंकर को उसी तरह हाल होने लगा जैसे पीरों के उर्स के मेलों में कव्वालों को आता है। यह देखते ही रोज ने तुरंत अपनी मम्मी से कहा, मम्मी जल्दी से ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड चढ़ाओ। वैसे आमतौर पर पंडित जी एटमी तेल की मालिश करवाते समय हाल आने पर उस्ताद फैयाज खां का झिझोटी वाला रिकॉर्ड सुनना पसंद करते हैं, मगर वह तो था ही नहीं। रोज ने कहा कि खैर मम्मी, तुम जैज़ की धुन में बजा दो।
मिस्टर कैमिल के बुढ़ापे की औलाद पंडित गोपाल शंकर का साला माउथ ऑर्गन बजाने लगा। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने झूम कर कहा, खुर्दबीन खुर्दबीन। रोज ने फाउंटेन पेन की कैप में लगे हुए दुनिया के 10वें अजूबे सा खुर्दबीन पंडित जी के हाथ में दिया और अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर बैठ गई। जेमिनी, आरा, एक्वेरियस, पोलस्टार और जाने किन किन सितारों के संदेश रोज की हथेलियों पर चिपके हुए थे। हर जगह पुकार थी। हर जगह के अखबारों में यही सुर्खियां थीं कि चोर ने दुनिया के महान जासूस सम्राटों को भी गायब कर दिया। इंस्पेक्टर कुट्स यमराज की रिपोर्ट दर्ज करने नहीं आ सके। चोर ने मार्ग में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यमराज पुलिस की अनुपस्थिति के कारण 8 रोज से बंधे हैं। देवताओं ने मिसेज यमराज का यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया कि इस नाजुक अवसर पर, जबकि सारे ब्रह्मांड के विधि विधान, सारे तंत्र कालदंड के चोरी चले जाने के कारण ढीले पड़ चुके हैं, यमराज के घर स्वयं यमराज ही नियम की अवहेलना कर देंगे तो ब्रह्मांड में प्रलय निश्चित है। अश्विनी कुमार दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखकर यमराज की नाड़ी परीक्षा करते रहते हैं। यमराज की तोंत, जो कि सांची के स्तूप से केवल 2 इंच छोटी थी, अब कसिया के स्तूप से 8 इंच घट गई है। अश्विनी कुमारों का कहना है कि यदि उनके स्वास्थ्य की घटना इसी प्रकार जारी रही तो अगले 48 घंटों में वे बेहोश हो जाएं, जो ऐसी स्थिति में घातक बात सिद्ध होगी। पंडित गोपाल शंकर ने देखा कि हर जगह से अखबारों में प्रायः एक सा ही मजमून है। वे बड़े चकराए, अपने आप ही कह उठे, यह गोलमाल क्या है? सेक्सटन ब्लैक और सांवल सिंह को तो जुमेलिया ने कैद किया है, तो क्या जुमेलिया ही चोर है? रोज, अब मैं तुम्हारी हथेली को टेलीविजन बनाता हूँ, जिससे कि हर एक के अलग अलग प्राइवेट हालात जान लो। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जुमेलिया कहाँ है। यह कहकर पंडित गोपाल शंकर ने अपनी फाउंटेन पेन की स्याही रोज की हथेली पर छिड़क दी। वह स्याही कोरी स्याही न थी, पंडित की इजाद की हुई एक रासायनिक प्रक्रिया थी, जिससे एटमिल तेल मली हुई हथेली पर छिड़कते ही दुनिया का हर दृश्य हस्तामलक हो जाता है। पंडित गोपाल शंकर ने फिर अपने भारतीय भावुक कलेजे का सारा प्रेम उड़ेलते हुए रोज की हथेली चूम ली। उनके चुंबन की चुंबक शक्ति से रोज की हथेली में दृश्य स्थिर होने लगे। पंडित गोपाल शंकर ने सबसे पहले यही जानना चाहा कि जुमेलिया कहाँ है। चट से रोज की हथेली पर देखा कि वह शर्लक होम्स की सिगरेट सुलगा रही थी। गोपाल शंकर को लगा कि जुमेलिया बड़ी शातिर है। उन्होंने फिर अपनी और रोज की उंगली पर एक एक एरियल बांधकर अपने इजाद किए हुए कनखोसने रेडियो अपने और रोज के कानों में खोसकर दोनों की बातें सुनी। जुमेलिया और शर्लक होम्स मदारी और क्यूरेटर द्वारा चोरी किए जाने के अनुमान पर अनुमान लगा रहे थे। शर्लक होम्स ने कहा, क्या बतलाऊं? मैं तर्क सिद्ध तो हूं, पर विज्ञान सिद्ध नहीं। अगर मेरे पास पंडित गोपाल शंकर जैसी वैज्ञानिक क्षमता भी होती तो जुमेलिया सच कहता हूँ, तुम्हें पाकर मैं सर्वश्रेष्ठ जासूस हो सकता था। रोज सुंदरी है, गोपाल शंकर को प्रेम भी करती है, मगर भोंदू है। रोज अपने कनखोसने रेडियो पर यह सुनकर क्रोध के मारे रुआंसी हो गई। उसके बाद शर्लक होम्स ने हंस हंस कर डॉक्टर वॉटसन की जनानी आवाज़ में रोज को झूठा टेलीफोन करने का किस्सा भी सुनाया। रोज ने रोकर कहा, गोपू डार्लिंग, अगर तुमने मेरे वास्ते इसका बदला ना लिया तो कसम खाती हूँ कि मैं जन्म भर तुम्हारे साथ सिनेमा देखने नहीं जाऊंगी। रोज के व्याकुल रुदन से उसकी हथेली की प्राण शक्ति हिलने लगी, तस्वीरें धुंधली पड़ने लगी।
पंडित गोपाल शंकर ने फौरन रोज को अपने कलेजे से लगा लिया। कहा, घबरा मत, एक एक से गिन गिन कर बदले चुकाऊंगा। इसके बाद उन्होंने तीनों जासूस सम्राटों को हवालात में बंद देखा। तीनों पड़े पड़े अपने अपने पुराने कारनामों की जीटें हाँक रहे थे। इस बीच कुट्स मोहम्मद सरवर को और सरवर कुट्स को वृत्ता देकर यमलोक पहुंचने की योजनाएं बनाने लगे। गोपाल शंकर ने रोज की हथेली पर देखा कि यमराज को बेहोशी आने में केवल 7.5 मिनट की देर है। अश्विनी कुमार ने दरवाजे की कुंडी की नाड़ी देखकर यमराज की बेहोशी का अल्टीमेटम दे दिया है। या तो इतनी देर में पुलिस पहुंचे, वरना यम के बेहोश हो जाने से जीवन का कार्यक्रम उलट जाएगा। गोपाल शंकर ने तुरंत एक योजना बनाई। रोज से कहा, तुम फौरन आलोपी वाईवान लेकर जाओ। रास्ते में मोहम्मद सरवर और इंस्पेक्टर कुट्स एक दूसरे से अपनी मोटरें कतरा रहे हैं। दोनों को आलोपी के धुएं की दुम में बांधो और यमलोक जाकर पुलिस कार्रवाई पूरी कराओ और यमराज से कह देना कि मैंने ही उन्हें इतनी जल्दी मुक्त कराया है। रोज उठकर यमलोक गमन की तैयारी में लगी। पंडित जी ने मुरारी को वायरलेस संदेश देकर यह आग्रह किया कि वह स्वयं बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री से मिलकर पंडित गोपाल शंकर को नई पब्लिसिटी के लिए यमराज की मुक्ति का इतिहास लिखने का आग्रह करे। इस प्रकार अपने यश का चाक चौबंद प्रबंध कर गोपाल शंकर उठे ही थे कि रोज ने घबराते हुए आकर सूचना दी कि जुमेलिया आलोपी वाईवान लेकर भाग गए। शर्लक होम्स से गोपाल शंकर की महानता का विवरण सुन जुमेलिया ने उन्हें ही फांसने की स्कीम बनाई। परंतु जिस समय वह मिस्टर कैमिल के यहाँ छिपकर पहुंची, उस समय गोपाल शंकर रोज को सीने से लगाए सांत्वना दे रहे थे। जुमेलिया ने देखा कि रोज के सामने दाल नहीं गलेगी, इसलिए आलोपी लेकर उड़ गई। मार्ग में कुट्स और सरवर की उनकी कारों समेत आलोपी के धुएं की दुम बनाकर लपेट लिया और यमलोक जा पहुंची। उसने मिसेज यम के पास संदेश भेजा, परंतु वे उस समय फिल्मी हीरोइनों से प्रेरणा लेकर आंसू ढलकाती बड़े दुखी मन से ठाकुर जी के सामने बैठी हुई यमराज की रक्षा के निमित्त भजन का लिफ्ट मूवमेंट दे रही थी। लक्ष्मी जी उनके लिए प्लेबैक दे रही थी। अतः अर्दली जुमेलिया को मुंशी चित्रगुप्त के पास ले गया। मुंशी जी जुमेलिया बीवी की बाकी तिरछी चितवन और अदाओं से घायल हो गए। उन्होंने फौरन ही बही निकालकर जुमेलिया के सारे पाप लाल स्याही से काट दिए। कुट्स और सरवर को बहुत डांटा। यमराज मुक्त हुए तो मुंशी जी ने कहा, हुजूर, जासूसों से तो यह डाकू अच्छी कि पुलिस वालों को पकड़ लाई। ये लोग तो अमरता पाने के लालच में काम छोड़कर जूझ पड़े। यमराज ने क्रुद्ध होकर आज्ञा दी कि सब सुप्रसिद्धों से जासूस सम्राट का टाइटल छीनकर जुमेलिया को जासूस राष्ट्रपत्नी की पदवी दी जाए। यमराज को मुक्त करने के बाद उनकी आज्ञा से कुट्स को कुंभी पाक और सरवर को रौर वन रनक में डाल दिया जाए। रॉबर्ट ब्लैक, सेक्सटन ब्लैक और सांवल सिंह के लिए उन्होंने अपने यमदूतों को हुक्म दिया कि उन्हें मार मार कर इतना सुझा दिया जाए कि फिर वे हवालात के दरवाजे से बाहर ही ना निकल सकें। शर्लक होम्स और गोपाल शंकर के ऊपर कड़ी नज़र रखने की आज्ञा भी दी तथा अपने कालदंड के लिए परेशान होने लगे। जुमेलिया ने कहा, हुजूर, इंशाअल्लाह यह नाचीस लौंडी ही उसे भी लाकर एक दिन पेशे खिदमत करेगी। यह कह जुमेलिया ने झुक के सलाम किया और विदा ली। मुंशी चित्रगुप्त उसे अकेले में ले जाकर बोले, जुमैलो, होली का मौसम है। चिरैतुआ शंतरे की उम्दा बोतल दे गया है, कबाब भी उम्दा बनवाया है। एक दिन छुट्टी बिता कर जाती, आखिर ऐसी जल्दी क्या है।
जुमेलिया ने चित्रगुप्त जी की बुढ़भस जवानी का जो यह आलम देखा तो उसे दर्शनी हुंडी बनाना शुरू किया। यह औरत ऊंचा चढ़ने के सपने देखते हुए सांवल सिंह, रॉबर्ट ब्लैक, शर्लक होम्स को चढ़ी हुई सीढ़ियों की तरफ पैर से नीचे धकेलती हुई पंडित गोपाल शंकर को चरका देकर अब संयोग पर सीधे यमलोक के सेक्रेटरी जनरल चित्रगुप्त जी के चित्त चढ़ी थी। जुमेलिया ने चित्रगुप्त जी को तस्वीर बना दिया, कभी 6 इंच पास, कभी 6 मील दूर। हर क्षण हर एक के पाप पुण्य पर नजर रखने वाले चित्रगुप्त जी की नजरें जुमेलिया की लाख अदाओं पर ठहर नहीं पाती थी। एक को देखते 4 तेवर बदल जाते, 1000 सितम ढह जाते थे। संतरे की कुज्जियों में खास कुछ भी नया न था। यह ढालने वाले हाथ का ही जादू था जो मुंशी जी को जवान बना रहा था। मुंशी जी झूम कर बोले, जुमेलिया, इस बार तो तुम देर से मिली, लेकिन अगले इलेक्शन में मैं तुम्हें भी बैल का टिकट दिलवा दूंगा। जुमेलिया ने झुककर कदमबोसी करते हुए कहा, ए शाहे जुमेलिया, मैं आपकी बांदी हूँ, जो चाहे बना दें। पर इस वक्त मुझे यह बतलाएं कि जिस कमरे में हुजूर यमराज साहब की ख्वाबगाह है, उसमें जाने के लिए कितने रास्ते हैं और उन पर पहरा रहता है या नहीं? मुंशी जी ने कहा, 4 रास्ते हैं। पहरा यमदूतों का रहता है। आदमी क्या सांस भी नहीं समा सकती। मगर तुमसे कहते हुए मुझे यह याद आ रहा है कि यमराज के पलंग के ऊपर छत पर एक छेद बना है। जब से चंद्रमा को कलंक लगा तब से यमराज ने उस पर बराबर नजर रखने के लिए वह छेद बनवाया था। वहां गलती से पहरा नहीं रहता। वह छेद कितना बड़ा है? अरे, एक बार यमराज की मुर्गियां छत पर दाना कुड़क रही थी। एक दाना उस छेद में घुस गया तो छेद ही नदारद हो गया था। बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया। तब फिर 2 चोर हरगिज नहीं आ सकते। उसमें भी मदारी तो आ सकता है, मगर क्यूरेटर फंस जाएगा। इसलिए चोर वही हो सकता है जो मदारी और क्यूरेटर साथ साथ हो। जुमेलिया की बात सुनकर हुक्के के 2 गहरे कश खींचकर मुंशी जी ने कहा, भाई, मैं ऐसी किसी नस्ल को नहीं जानता जो मदारी और क्यूरेटर साथ साथ हो। मगर मदारी और बंदर की मिली जुली नस्ल के लोग कवि कलाकार आदि होते हैं, तथा मदारी और सांप की मिली जुली नस्ल के लोग जासूस होते हैं। मैं तो बस इन्हीं 2 नस्लों के लोगों को नहीं पहचानता। इनकी था नहीं मिलती कि कब क्या कर बैठे। जुमेलिया ने कहा, शाहे जुमेलिया, यह नाचीज आपकी इन दोनों की था देगी। कालदंड की चोरी हो जाने के बाद इधर मौतें नहीं हो रही थी। लोग इस स्थिति से खुश भी थे और दुखी भी। वे बहुएं जो अपनी कर्कशा सासों के मरने की मनौतियां मनाती रहती थीं, उनके न मर पाने से दुखी थी। रईसों के छैल छौने जो अपने अपने बापों की आंखें मिचने और अपने हाथ हौसले खुलने के दिन की प्रतीक्षा में बेहद दुखी थे। अपनी रूहानी माशूक की चाहना में उदार हो होकर अपनी बीवी की मौत चाहने वाला हर ब्याहा आशिक महाजनों और उनके बदतमीज कारिंदों की मौत मना मना कर अपना मन ही बहलाने वाले कर्जदार आदि बेहद दुखी थे। मौतों के बिना जिंदगी के ऊपर मानो एक मनहूस सन्नाटा सा छा गया था। रोज के बाप, बनारस के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट पुलिस मिस्टर केमिल भी अपने दामाद पंडित गोपाल शंकर की मौत चाहते थे। उन्हें लगा कि अगर शर्लक होम्स को मिलाकर वे कालदंड के चोर को तलाश करें तो उससे एक पंथ 2 काज सधेंगे। एक तो यह कि चोर को पकड़ने का यश हमारे देश को मिलेगा, उस भारत को नहीं जो कल तक तुम्हारा गुलाम था। डैम कहीं का। मिस्टर केमिल अपने मन में
डैम के बाद का फूल कहते कहते सहसा रुक गए। उन्हें एकदम से ध्यान आया कि हिंदुस्तान में हिंदी चलती है, अंग्रेजी फूल छापे और जबानों पर फूल बन जाएगा। खैर, फौरन टेलीफोन मिला के शर्लक होम्स से कहा, मिस्टर होम्स, मैं कैमिल बोल रहा हूँ, रिटायर्ड एसपी बनारस। ओह, आप तो खुद ही बोल गए, मुझे अनुमान तक करने की मोहलत न दी। मेरा मूड ऑफ हो गया है मिस्टर कैमिल। मैं आपके दामाद और अपने प्रबल प्रतिद्वंदी को मारने की साजिश में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, कहकर शर्लक होम्स ने टेलीफोन का रिसीवर झुला कर रख दिया। डॉक्टर वॉटसन की तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर अपना पाइप सुलगाने लगे। डॉक्टर ने कहा, कौन कैमिल? वही रोज के बाद। लेकिन देखता हूँ वॉटसन कि आज 2 दिनों से तुम्हें पराई सुंदरियों का ध्यान बहुत जल्द हो आता है। शायद मिसेस वॉटसन ने तुम्हें किसी कमजोरी के लिए लताड़ा है। खैर, छोड़ता हूँ इस मामले को। मेरी एक भविष्यवाणी सुन लो वॉटसन। अब से ठीक 7 मिनट 32 सेकंड के बाद मेरे दरवाजे की पुकार घंटी घनघना उठेगी और जानते हो कौन आएगा? रो रो, यानी कि गोपाल शंकर का ससुर कैमिल। शाबाश, अब तुम भी अनुमानिक अनुभवी हो चले। एक दिन मेरी गद्दी अवश्य संभाल लोगे। और दूसरी बात, यह पेशीन गोई भी करता हूँ कि मैं रोज से शादी करूँगा। गोपाल शंकर से उसका तलाक आज शाम को मेरे उसके प्रथम मिलन के बाद बहुत शीघ्र ही हो जाएगा। मैं गोपाल शंकर से रोज को छीन लेना चाहता हूँ। उसके प्रेम की चुंबकीय किरणों से उसने जो भाव भौतिकी रसायन बनाया है, वह गजब की इजाद है। मैं उसकी इस इजाद का मूलाधार ही खिसका देना चाहता हूँ। डैम। फूल के संबंध में मिस्टर शर्लक होम्स ने भी वही अनुमान दर्शन पाया जो अपने बनारस के वाराणसी हो जाने के कटु अनुभव से कैमिल साहब ने अपनी रिटायर्डावस्था में इंग्लैंड में अखबार पढ़कर बरसों पहले पाया था। मिस्टर होम्स ने घड़ी पर दृष्टि डाली। 7 मिनट 32 सेकंड पूरे, 33वां चालू। और दरवाजे पर किर किर। मिस्टर होम्स के मुख पर मुस्कुराहट जरा चौड़ा कर फैली। वॉटसन दरवाजे पर गए और पहले कभी न देखे हुए मिस्टर कैमिल को पहचान कर कहा, पधारिए मिस्टर कैमिल। शर्लक होम्स 7 मिनट और 32 सेकंड पहले ही से आपके स्वागत के लिए बैठे हैं। बनारस के भूतपूर्व एसपी दरवाजे पर ही भौचक के खड़े हो गए। उनकी खड़ी मूछें और भी खड़ी नजर आने लगी। वॉटसन ने मुस्कुराकर कहा, आप तो दरवाजे पर ही बंद के रह गए, भीतर चलिए, अभी तो होम्स का जादू आपके सर चढ़ के बोलेगा। मगर अचरज है कि आपने पहले मुझे कहीं देखा नहीं और मिस्टर होम्स को मैंने टेलीफोन पर यह बतलाया ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। कैमिल साहब दरवाजे के अंदर आकर बोले। दूसरे कमरे में शर्लक ने जल्दी जल्दी पाइप के 10-5 कश जोर जोर से खींच डाले ताकि उनके भावी ससुर के कमरे में प्रवेश करते समय आराम कुर्सी पर उनका चेहरा धुएं के रहस्य में छिप जाए। कैमिल पर वैसा ही प्रभाव पड़ा। शर्लक होम्स ने सहसा बादल चीर कर सूरज की तरह अपना चेहरा ऊंचा करते हुए खड़े होकर एक कदम आगे बढ़कर बूढ़े कैमिल का स्वागत किया। फोन पर आपसे बात करने के ढंग से मैंने अनुमान कर लिया कि आपके मूछें हैं, वो भी मूछों में मूछ, खड़ी मूछें। इन्हें देखने के लिए ही मैंने तुरंत आपको यहाँ बुलाने का निश्चय कर लिया और इसीलिए आपके सामने झुंझलाने की अभद्रता भी बरती, जिससे कि आप अपनी गरज के बावले बिना देर किए चटपट मुझे राजी करने के वास्ते यहाँ के लिए वहाँ से चल दें।
कैमिल साहब की आंखें फट गईं। मुंह गुफा के द्वार सा खुल गया। बोले, ओ, तब तो आप जासूस नहीं जादूगर हैं मिस्टर होम्स। सर कॉनन डॉयल ने आपके संबंध में न जाने कैसा भ्रम फैला दिया है। बुजुर्गवार ने मेरे बारे में कोई भ्रम नहीं फैलाया, मगर मैं आपके बनारसी राज के ज़माने के पुराने जासूसों से नया हूँ। वो पुरानी जासूसी के दिन हवा हो गए, अब तो हमारा ज़माना है। चूंकि होम्स को भी अब मशीन मंडित मनोविश्लेषक जासूस वैसे ही पछाड़ने लगे हैं जैसे नई कहानी वालों के सचेत निष्ठ पछाड़ रहे हैं, इसलिए ज़माना शब्द पर डबल जोर डाला। और चूंकि कैमिल साहब अनुमान शास्त्री न थे, मनोविश्लेषक भी न थे, इसलिए होम्स की कच्ची नस को पकड़ ना पाए। शर्लक होम्स ने 10-5 ही मिनटों में मिस्टर केविल को हर करवट उठा बैठा दिया। कैमिल ने शर्लक होम्स के पैर पकड़ लिए, कहा, आप जासूस ही नहीं, योगी भी हैं, रियल इंडियन योगी। कमबख्त गोपाल शंकर भी योगी है। उसने योग बल से ही इजादें की और उन्हें से मेरी रोज को भी अपनी बस में किए हुए है। होम्स ने उनके कंधे पर बांह रखकर जरा झुककर कान में कहा, आपकी बेटी के प्रेम की चुंबकीय किरणों से वह अपने अनोखे टेलीविज़न का प्रयोग करता है। यह कैसी शर्म की बात है कि एक डर्टी इंडियन आदमी एक भोली भाली भद्र अंग्रेज महिला के महान प्रेमी हृदय की सारी चुंबकीय शक्ति महज अपने स्वार्थ के लिए खींचता रहे। अगर यही हालत रही तो 6 महीने में खुदा न करे आपकी बेटी अंदर से खोखली होकर, ओह जी चाहे तो डॉक्टर वाटसन से पूछ लीजिए। मिस्टर कैमिल का चेहरा फीका फक हो गया। बोले, आप अंग्रेज जाति के गौरव हैं। मिस्टर होम्स, आप ही मेरी बेटी की रक्षा कर सकते हैं। उसे आप अपने योग बल से गोपाल शंकर को तलाक देने पर राजी कर लीजिए। शर्लक होम्स ने उसी रात अपने यहाँ श्री और श्रीमती कैमिल के साथ रोज को भी खाने पीने पर बुला लिया। होम्स का जादू शैंपेन के जादू के साथ रोज के सिर पर धीरे धीरे चढ़ा तो सही, मगर 3-4 रोज के भीतर ही रोज की यह समझ में आ गया कि गोपाल शंकर ही मीरा के असली गिरधर गोपाल हैं। एक रात उसने अपने पति से सब कुछ कह दिया। पंडित बोले, तुम उसका भरम बनाए रखो, उसकी चेली बनी रहो, बल्कि कल सुबह चाय पर मुझसे खूब लड़ लेना, कहना कि मैं खूब जानती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर जुमेलिया के फेर में आ रहे हो। और सच भी है डार्लिंग, मैं जुमेलिया को फंसाने के लिए ही कल शाम टेम्स के पुल से सीधा सहारा रेगिस्तान जा रहा हूँ। खैर, तुम खूब लड़ना और मुझसे यहाँ तक कह देना कि अब मुझे तुम्हारी परवाह नहीं रही, मैं तुम्हें चाहती भी नहीं। तुम्हारे माँ बाप बड़े प्रसन्न होंगे हमारी लड़ाई से। उधर मैं जुमेलिया से अपना आलोपी छीन कर उसे उसका दंड देकर मैं काल दंड के चोर को ढूंढने जाऊंगा, और इधर तुम होम्स की शक्ति को सेक्सटन ब्लैक, रॉबर्ट ब्लैक, सांवल सिंह, सर्वर गुड्स आदि के साथ फंसा देना। सारा काम योजना के अनुसार ही हुआ। सुबह चाय पर मियाँ बीबी लड़े, दिन भर पंडित ससुराल से गायब रहे। शाम को अपने साथ कई मशीनें और पुर्जे, बैटरियां, लोहे के मोटे मोटे नल आदि बहुत कुछ लाद कर टैक्सी वाले से ही घर में जाकर उनका बैग, बिस्तर, ओवरकोट ले आने को कहा। कोई विदा तक करने ना आया। पुल के पास पहुंचकर गोपाल शंकर ने ड्राइवर की गोद में 500 पाउंड के नोट फेंक दिए और कहा, तुम्हारा मोटर इससे अधिक बड़ी रकम नहीं मांग सकता। खैर, मेरी घड़ी से अपनी घड़ी मिला लो। 7:45 पर मुझे पुल के बीचों बीच पहुंचाना।
मेरा एक दोस्त वहाँ आएगा। ड्राइवर ने समय साथ दिया। जैसे ही टैक्सी बीच पुल पर पहुंची, मुरारी की फेंकी जीवन किरण की सतरंगी किरण एकाएक टैक्सी में घुसी। ड्राइवर घबराकर देखने लगा। आधे मिनट में सारा जादू हो गया। सवारी मैकुल सामान के टैक्सी से गायब थी। इस किरण को सभी ने आते जाते देखा और उसके बाद ही टेम्स नदी के बलुए मैदान में कई दिनों के बाद पानी मौजे मारने लगा। लोग प्रसन्न होकर हिप हिप हुर्रे चिल्ला उठे। उधर 2.5 सेकंड में पंडित जी सहारा के ऐन बीचों बीच पहुंच गए। उस समय रेगिस्तान का मौसम शांत था। पंडित गोपाल शंकर ने 1 एकड़ जमीन घेर कर 4 खूंटे 64 खेमे गाड़ दिए। फिर मुरारी से रेडियो संपर्क स्थापित किया और कहा, तीसरे खूंटे के तार से 64वें और 14वें खेमे की मशीन मैंने जोड़ दी है। तुम जीवन मृत्यु किरणों की गंगा जमनी लहरियां फेंको। मैं एक नई इजाद कर रहा हूँ। मुरारी ने ऐसा ही किया और पंडित गोपाल शंकर बालू में से तेल निकालने लगे। यह तेल उनके भाव भौतिकी एटम रसायन से अधिक कारगर साबित हुआ। बालू का तेल शरीर में मलकर और थोड़ा सा तेल एक लोटे में भरकर उसमें लोहा और सिग्नेचर का पैसा डालकर उन्होंने नया टेलीविज़न भी बना लिया और सुंदरी जुमेलिया के कारनामे देखने लगे। जुमेलो उनके अलूपी पायदान पर आगरे के ताजमहल की चारों मीनारों के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। पंडित गोपाल शंकर भी अपने टेलीविज़न पर चारों मीनारों के चक्कर काटते हुए जब पहली तक पहुंचे तो देखा कि मीनार के भीतर धुंधली मरमरी सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग बाल्ज़क ड्यूमा से लगाकर टॉमस हार्डी तक की किताबों की ठेका लगाए हुए चमगादड़ों को दिन में बर्फी चुका रहे थे। उसी समय जुमेलिया आलोपी से बुर्जी पर कूदी और कड़क कर उनसे पूछा, तुम कौन हो? नारी अपनी मर्यादा में रह। साहित्यिक और सिख अकेला ही 1.25 लाख के बराबर होता है। मैं नई पीढ़ी के लौंडे लौंडियों को आपाद मस्तक मूर्ख समझता हूँ। यही तुम्हारे दंभ का जवाब है। बाकी अब जाओ, मेरा मूड मत बिगाड़ो। और चूंकि तुम सुंदरी हो इसलिए चाहो तो वो ऊपर वाली सीढ़ी पर टॉल्स्टॉय की युद्ध और शांति किताब के ऊपर बर्फियों का डिब्बा है। उसमें से 2-4 निकाल कर खाती जाओ और टलो यहाँ से। अच्छा अब्बा जान, मगर यह तो बतलाइए कि आपका वह चेला कहाँ गया जिसके साथ आप ब्रह्मांड की साहित्यिक दिग्विजय करने निकले थे? अरे वो कुछ न पूछो, नया कहानीकार बन गया साला। अपना मार्केट बनाने के लिए वह अमानुषिक घनघोर घृणित कलयुगी कृत्य करने लगा था। मैंने उसको बहुत बढ़ाया, मगर जब उसने कामू, काफका, कारवर्क, कीकेगाड का साहित्य उछाल उछाल कर मुझे ही मारना आरंभ किया तो एक दिन मैंने उसे समझाकर कहा कि देख, अब मैं वयोवृद्ध साहित्यकार हूँ। मेरी यशोकाया अमर हो चुकी है। मुझे बस वैभव की चाह है। मेरा चेला बना रहे, बाकी तू पूरी तरह आज़ाद है। वह बोला कि नहीं, गुरु तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मुझसे पहले आज तक कोई गुरु हुआ ही नहीं। फिर क्या हुआ अब्बा जान? जुमेलिया ने बड़ी अदब और मिठास से पूछा। फिर आहा, एक दिन मैंने ताव में आकर इन 72 महान कहानी उपन्यासकारों के अमर साहित्य का बोझ धम्म से उसके ऊपर पटक दिया और वह अपने प्रिय काफका की कहानी के अनोखे घिनौने किंतु मेटामॉर्फोसिस की शक्ल बनाकर उस बोझ के नीचे से सरक कर कहीं चला गया। अब उसी की तलाश के निमित्त
ज्योतिषियों के बताए मुताबिक चिमगादड़ों को बर्फी चुगाता हूँ। सारी बातें देख सुनकर पंडित गोपाल शंकर ने सोचा कि जुमेलिया बिना किसी आधार के इस पुराने साहित्यकार को नहीं घेर रही। उन्होंने फौरन मुरारी को रेडियो संदेश भेजा कि ताज की पहली बुर्जी से बुढ़े को मैं उसकी किताबों और बर्फियों के डिब्बे के रवाना करो और साथ ही मेरे दूसरे आदेश पर दूसरा माल सप्लाई करने के वास्ते भी हर क्षण तैयार रहो। कहकर पंडित जी अपने टेलीविज़न पर फिर जुमेलिया के पीछे लगे। देखा कि उसी मीनार की नींव में एक बिल के अंदर वह एक खासा लंबा होता जाने वाला मशीनी चिमटा घुसेड़ रही है। थोड़ी ही देर बाद उसने मेटामॉर्फोसिस को बाहर निकाल लिया। उस जंतु की करुण आंखें चमक रही थी। जुमेलिया ने फौरन उसे एक मशीनी टोपी से ढक दिया और अपने मुंह और कानों पर चोंगे लगाकर बातें करने लगी। उसने कहा, सुनो जी, मैंने तुम लोगों की चोरी पकड़ ली है। बोलो, कालदंड तुमने कहाँ छिपाया है? पंडित गोपाल शंकर ने मुरारी को संकेत दिया और देखते ही देखते जुमेलिया, आलोपी और नए जी किरण रेखा की लपेट में आ गए। पंडित जी ने तुरंत ही यमलोक के अधिकारियों को शुभ सूचना दे दी और मुरारी से कहा कि रोज को भी किरण द्वारा यही भेज दो। 15-20 मिनटों के अंदर ही सारा रेगिस्तान नंदन कानन बन गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर छोटे मोटे देवी देवता तक वहां मौजूद थे। पंडित ने तब नए जी को बालू के तेल में तलकर फिर से मनुष्य बना दिया था। श्री पुराने जी की अनमोल किताबों के गट्ठर की तलाशी लेने पर सारे प्रागैतिहासिक जवाहरात मिल गए और पुराने जी ने यह भी बतलाया कि नए जी ने कालदंड का चूरा करके उसे फांक लिया था, वह उनके पेट में है। एक्स किरणों से यह बात प्रमाणित भी हो गई। नए जी बोले, कालदंड मेरा है क्योंकि आधुनिक काल अब मेरा है। आप लोग यह समझ लें कि बंगाल की भूखी पीढ़ी और हिंदी की नंगी पीढ़ी में जबरदस्त संयुक्त मोर्चा बन चुका है। दुनिया इस समय भूखे नंगों की है। आवश्यकता पड़ने पर हम अपने शब्दों के बम बरसाकर आप सबको भस्मीभूत कर डालेंगे। देवता थर्रा गए। पंडित गोपाल शंकर ने धीरे से रोज के कान में कुछ कहा। रोज मुस्कुराती ठिठुलाती नए जी के पास गई और बोली, आप लोगों की कहानियों का अंग्रेजी अनुवाद छपा दूंगी। नए जी ने कहा, नोबेल प्राइज भी दिलाओ तो राजी हो सकता हूँ। पुराने जी चिढ़कर बोले, नोबेल प्राइज हमें मिलना चाहिए क्योंकि नयों के गुरु घंटाल सात्र ने तो नोबेल प्राइज नहीं लिया। नए जी बोले, सात्र भी पुराने हो गए, मैं नई में नई परंपरा स्थापित करूंगा। कालदंड मेरा है। शिवजी बोले, वत्स, भूखे नंगों को नए पुराने के वर्ग भेदों में न बांटो, अपना संयुक्त मोर्चा बनाकर जग जीतो। स्वयं महाकालेश्वर तुम्हारे साथ हैं। कालदंड वापस लौटा दो। शिवजी के कहने का असर हुआ। कालदंड लौटा दिया गया। गोपाल शंकर को विश्व रत्न, जुमेलिया को महिला भूषण और रोज को आंग्ल श्री की उपाधियां मिली। पुराने जासूस हाय मार करके बैठे रहे, किंतु मुरारी अपनी सेवाओं का पुरस्कार न पाकर कुंठा और विद्रोह में भूखी नंगी पीढ़ी में शामिल हो गया।